हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आहार नाल की संरचना के दूसरे टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था मुख एवं मुख गुहा। अब सेकंड भाग है वो कौन सा है, ग्रसनी है। तो ग्रसनी के बारे में देखेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मुख गुहा एवं जो ग्रसनाल होती है या ग्रसिका होती हैं, ग्रसिका के मध्य का भाग होता है कि मध्य का भाग क्या कहलाता है, मध्य का भाग क्या कहलाएगा, तो आप ध्यान देंगे ग्रसनी कहलाता है। यानी यह भाग, ये कौन सा भाग है, ग्रसिका है, ग्रसिका या इसोफेगस है, ग्रसिका या इसोफेगस एवं ग्रसिका एवं, आपको ध्यान रखना ये भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, मुख गुहा है। तो मुख गुहा एवं ग्रसिका के मध्य का भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। तो ये मध्य का भाग है, ये क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाता है। तो इस प्रकार से मध्य का भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाता है। तो ये मध्य का भाग ग्रसनी कहलाता है। अब ध्यान दें, ग्रसनी होती है, उस ग्रसनी में आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो ग्रसनी होती है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो कोमल तालु है और कोमल तालु होती है, उस कोमल तालु के पीछे का भाग होता है वह एक अंगुलीनुमा संरचना के रूप में नीचे लटका हुआ रहता है। और इस अंगुलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, यूवला कहा जाता है। क्या कहेंगे, यूवला, या इसे हम क्या कहते हैं, विलम पैलेटाई कहा जाता है। यूवला या विलम पैलेटाई कहेंगे। और यूवला या विलम पैलेटाई होती है, यह यूवला या विलम पैलेटाई ग्रसनी को दो भागों में विभक्त कर देती है। ग्रसनी कितने भागों में बांटी जाएगी, दो भागों में। ऊपर का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासा ग्रसनी, जो पृष्ठ भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, नासा ग्रसनी कहा जाता है, नेजोफेरिंक्स कहा जाता है। तो पृष्ठ भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, नासा ग्रसनी कहा जाता है, नेजोफेरिंक्स कहा जाता है। जबकि इसका अधर भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख ग्रसनी कहा जाता है। तो अगर भाग होगा उसे मुख ग्रसनी कहेंगे, और या जिसे हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ओरोफेरिंक्स, और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, तो नेजोफेरिंक्स। तो दो भागों में बांटती है, कौन, विलम पैलेटाई या यूवला। तो विलम पैलेटाई या यूवला होती है, ये कितने भागों में बांट देगी, दो भागों में ग्रसनी को बांट देती हैं, नासा ग्रसनी और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मुख ग्रसनी। उसके बाद में देखिए, ग्रसनी के अंदर दो प्रकार के मुख्य छिद्र होते हैं। वैसे कुल 4 प्रकार के छिद्र होते हैं, दो मुख्य छिद्र होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से छिद्र होते हैं, तो एक आप ध्यान देंगे तो मुख ग्रसनी में छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार कहा जाता है। क्या कहेंगे, घाटी द्वार कहेंगे। तो घाटी द्वार उपस्थित होता है, या घाटी द्वार को ही हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहेंगे ग्लोटिस। तो इस प्रकार से घाटी द्वार को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहा जाता है। तो ग्लोटिस या घाटी द्वार उपस्थित होता है। और घाटी द्वार होता है, और वह घाटी द्वार जो है वो किस में खुलेगा, तो श्वास नली में खुलता है। घाटी द्वार होगा वह श्वास नली में खुलता है। ये इसका भाग है, लैरिंक्स से कंठ है और कंठ के नीचे श्वास नली होती है। और श्वास नली में कौन खुलता है, घाटी द्वार। एक मुख्य छिद्र हो गया जो कि आप ध्यान देंगे तो वायु को श्वास नली में भेजने का कार्य करता है। तो घाटी द्वार खुलेगा और घाटी द्वार वायु को श्वास नली में भेजता है। दूसरा इसमें द्वार उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे, निगल द्वार। और निगल द्वार होता है, इस निगल द्वार के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। किसका अंतःग्रहण किया जाएगा, भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। और भोजन का अंतःग्रहण करेंगे या भोजन को निगला जाता है, और ये आगे जाकर किसमें खुलेगा, ग्रसिका में खुलता है। निगल द्वार किसमें खुलता है, ग्रसिका में खुलता है। तो निगल द्वार किसमें खुलेगा, ग्रसिका में खुलता है। तो आप देखेंगे कि ग्रसनी में दो प्रकार के मुख्य छिद्र उपस्थित होते हैं। एक आप ध्यान देंगे, पहला निगल द्वार जिसके माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है, यह ग्रसिका में खुलता है। दूसरा घाटी द्वार, यह घाटी द्वार होता है। यह घाटी द्वार किसके माध्यम से खोलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि घाटी द्वार होता है, यह घाटी द्वार श्वास नली में खुलता है जो कि वायु का मार्ग होता है। तो इस प्रकार से ग्रसनी है वह आप ध्यान देंगे वायु एवं भोजन दोनों का संयुक्त मार्ग है। वायु एवं भोजन दोनों का संयुक्त मार्ग है। दोनों का किस प्रकार का मार्ग है, संयुक्त मार्ग है, कॉमन पथ है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और जिसमें पूछा जाता है कि भोजन और वायु दोनों का संयुक्त मार्ग कौन सा होता है, तो आप क्या ध्यान देंगे, ग्रसनी होता है। और घाटी द्वार होता है, यह घाटी द्वार होगा, इसके ऊपर एक उपास्थि में संरचना उपस्थित होती है, और इस उपास्थि में संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि में ढक्कन उपस्थित होता है जिसे हम क्या
कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है। तो घाटी ढक्कन कहेंगे या क्या कहेंगे, इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर उपस्थिति में जो संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन होता है वह इस पर उपस्थित होता है। तो एपिग्लोटिस के बारे में अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि एपिग्लोटिस होगा उपास्थि से बना होता है और जो क्या कार्य करता है, तो भोजन होगा, निगलते समय भोजन होगा, वह भोजन श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है, घाटी ढक्कन द्वारा किया जाता है। देखो पहले हमने देखा था कि भोजन होगा, उस भोजन को आंतरिक नासा छिद्रों में जाने से रोकने का कार्य यूला करती है, जबकि आप ध्यान देंगे तो भोजन को जो है वो आपको ध्यान रखना है श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करती है, घाटी ढक्कन करता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ग्रसनी भाग होता है, उसके अंदर इसके अतिरिक्त दो और छिद्र उपस्थित होते हैं, दो जोड़ी और छिद्र उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी होते हैं वो आपको आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। कौन से छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, वह इसमें आकर के खुलते हैं। तो एक जोड़ी तो क्या हो जाएंगे, आंतरिक नासा छिद्र इसमें आकर खुलते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका के छिद्र होते हैं। एक जोड़ी कौन से छिद्र उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी यूस्टेकियन जो कि आंतरिक कर्ण होता है और मध्य कर्ण के भाग से यूस्टेकियन नलिका छिद्र होते हैं। तो एक जोड़ी क्या होते हैं, यूस्टेकियन नलिका छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से यूस्टेकियन नलिका होती है वह नलिका कर्ण से होते हुए कहाँ आकर खुलती है, मुख गुहा में या मुख में आकर के खुलती है, जिसके माध्यम से कर्ण के अंदर आंतरिक दाब होता है, उस अतिरिक्त दाब को रिलीज करने के लिए कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से एक जोड़ी क्या होगी, यूस्टेकियन नलिका के छिद्र होंगे, एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित होते हैं और आंतरिक नासा छिद्रों पर क्या बस यूला या वेलम पैलेटाई उपस्थित होती है। तो ये हमें संरचना ध्यान रखनी है किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। तो देखिए वापस से सुन लीजिए एक बार ग्रसनी के बारे में कि मुख गुहा एवं ग्रसिका के मध्य का भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा एवं ग्रसिका के मध्य का भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी होती है यह भोजन एवं वायु दोनों का संयुक्त मार्ग होती है, संयुक्त पथ होता है। ग्रसनी में दो मुख्य प्रकार के छिद्र उपस्थित होते हैं। नंबर 1 आपको ध्यान रखना, निगल द्वार जिनके माध्यम से भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है, यह नीचे ग्रसिका में खुलती है। दूसरा घाटी द्वार, घाटी द्वार में आप क्या ध्यान देंगे, तो ये आप ध्यान देंगे तो इसमें आप देखेंगे ये वायु का मार्ग होता है। किसका मार्ग होगा, वायु का मार्ग होता है, और वायु का मार्ग होता है जो किसमें आगे जाकर खुलेगा, श्वास नली में खुलता है। तो किसमें खुलेगा, श्वास नली में खुलता है। घाटी द्वार होता है, उसके ऊपर एक उपास्थि में ढक्कन नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कि भोजन निकलते समय श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। ये इस प्रकार से श्वास नली में भोजन को जाने से रोक देगा, जिसके कारण से भोजन किसमें चल जाएगा, केवल ग्रसिका में जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त दो जोड़ी और छिद्र उपस्थित होते हैं, दो जोड़ी और छिद्र उपस्थित, एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। इन आंतरिक नासा छिद्रों पर यूला या विलम पैलेटाई लगी होती है और जो कि भोजन को आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से नासिका गुहा में जाने से, नेजल चैम्बर में जाने से रोकने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका के छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से मध्य कर्ण से आने वाली यूस्टेकियन नलिका होती है वह ग्रसनी में आकर के खुलती है। तो ये था किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। अब ग्रसनी के माध्यम से भोजन किसमें जाएगा, ग्रसिका में। तो अगली संरचना हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, ग्रसिका के बारे में। तो सेकंड हम ध्यान देंगे ग्रसिका। थर्ड कौन सा हो जाएगा, पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा हो गया ग्रसनी और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ग्रसिका। तो आप क्या ध्यान देंगे कि ग्रसिका होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आप देखेंगे कि जो ग्रसनी एवं अमाशय के मध्य का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। तो किसके मध्य का भाग है, ग्रसनी एवं अमाशय के मध्य का भाग है, ग्रसनी एवं अमाशय के मध्य का भाग है। अमाशय के मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है, ग्रसिका कहलाता है। अमाशय के मध्य का भाग क्या कहलाएगा, ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका होती है, इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ग्रसिका होती है, इसमें किसी भी प्रकार कोई पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है। ग्रसिका होती है वह कर्मांक कुंचन गति के माध्यम से भोजन होगा वो भोजन को ग्रसनी से अमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। तो कर्मांक कुंचन के माध्यम से भोजन को
कहाँ से कहाँ पहुंचाएगी, तो आपको ध्यान रखना ग्रसनी से आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन सा भाग करता है, ग्रसिका करती है। अब इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो ग्रसिका की जो आंतरिक संरचना होती है, उस आंतरिक संरचना में आप कुछ देखेंगे कि ग्रसिका की जो आंतरिक संरचना होती है, मैं यहाँ इनका अनुप्रस्थ काट के देखें तो इसमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। ग्रसिका की आंतरिक संरचना में कितने स्तर दिखाई देते हैं, 4 स्तर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यानी मैं इसका सेक्शन काट के इस प्रकार से अनुप्रस्थ सेक्शन देखें तो इसमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर का स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिरोसा कहा जाता है। सबसे बाहर का स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सिरोसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से बाहर का स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सिरोसा कहते हैं। और ये तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। तो ये किससे निर्मित होगा, तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है, संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। ये हमें ध्यान रखना, कौन सा भाग, पहला भाग सिरोसा। उसके बाद में सिरोसा के नीचे का स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेशी स्तर कहा जाता है। सिरोसा के नीचे का स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, पेशी स्तर कहा जाता है। और पेशी स्तर होता है उसमें 2 भाग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो आप ध्यान देंगे इसमें वर्तुल पेशियाँ होती हैं और दूसरी होती हैं वो आपको ध्यान रखना है अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से अनुलंब या अनुदैर्ध्य पेशियाँ होगी, अनुलंब पेशियाँ, और दूसरी कौन सी पेशियाँ होती हैं, वर्तुल पेशियाँ। वर्तुल पेशियाँ, इन 2 प्रकार की पेशियों से मिलकर के कौन से स्तर का निर्माण होगा, तो पेशी स्तर का निर्माण होता है, पेशी स्तर का निर्माण होता है। यानी जिसे हम क्या कहेंगे, मसल्स लेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से मसल्स लेयर या पेशी स्तर का निर्माण होता है या मस्कुलर लेयर का निर्माण होता है। अब जस्ट इसके बाद में आंतरिक भाग होता है, इसके अंदर का भाग होता है। उस अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, तो अंदर का जो भाग होता है जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिका वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, और इस भाग को हम कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहेंगे, सब म्यूकोसा, या जिसे हम अधश्लेष्मिका कहते हैं। सब म्यूकोसा होगा जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिका वाहिनियाँ इत्यादि उपस्थित होती हैं। और सबसे भीतर का स्तर होता है, सबसे आंतरिक स्तर होता है, और सबसे आंतरिक स्तर होगा उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है म्यूकोसा कहा जाता है। सबसे आंतरिक स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूकोसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ग्रसिका होती है, उसकी आंतरिक संरचना होती है, उसमें 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर का होता है जिसे सिरोसा कहते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना होता है, और इसे द्वितीय पेरिटोनियल भी कहा जाता है या आंतरिक पेरिटोनियल भी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा स्तर होता है वो पेशी स्तर होता है, और पेशी स्तर होता है वह वर्तुल एवं आप ध्यान देंगे अनुलंब अनुदैर्ध्य पेशियों से मिलकर के बना होता है। फिर सब म्यूकोसा स्तर, यह आप तीसरा स्तर होता है, और सब म्यूकोसा स्तर होता है, इसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिका वाहिनियाँ इत्यादि उपस्थित होती हैं। और उसके बाद में लास्ट स्तर होता है वो कौन सा होता है, म्यूकोसा स्तर, या चौथा स्तर होगा वो म्यूकोसा होगा। और म्यूकोसा स्तर होता है यह श्लेष्मिक उपकला का बना होता है, और इसके अंदर उपकला होती है वो किस प्रकार की होती है, श्लेष्मी प्रकार की उपकला होती है, श्लेष्मिक उपकला से बना होता है। और इसकी उपकला होती है वो सल की उपकला होती है। तो किस प्रकार की, श्लेष्मी सल की उपकला से बना हुआ होता है। तो उस भाग को म्यूकोसा कहेंगे। इसमें केवल म्यूकस ग्रंथियां या श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो केवल श्लेष्मा का स्त्रावण होता है वह किसके माध्यम से, तो ग्रसिका में होता है। बाकी कोई पाचक एंजाइम ग्रसिका से स्त्रावित नहीं होता है। तो ये था किसके बारे में, ग्रसिका के बारे में। तो ये दोनों संरचनाएं हमें ध्यान रखनी, एक तो ग्रसनी, और उसके बाद में किसका ध्यान रखना, आपको ग्रसिका के बारे में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में तीसरी संरचना हम देखेंगे, और तीसरी संरचना कौन सी होती है, तो तीसरी संरचना है वो आमाशय है। यानी ग्रसिका है वो आगे जाकर किस में खुलेगी, आमाशय में खुलती है। तो तीसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, आमाशय के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पहला हो गया, दूसरा ग्रसनी हो गया, तीसरा हमने देख लिया ग्रसिका, और ग्रसिका को हम कहते हैं ईसोफेगस, और चौथा हम ध्यान देंगे वो कौन सा ध्यान रखना, आमाशय, आमाशय या स्टोमच। तो आमाशय या स्टोमच में आप क्या ध्यान देंगे कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, चौड़ा भाग है, ये हमें ध्यान रखना है। कैसा भाग है, चौड़ा भाग। और इसकी आकृति कैसी होती है, जे आकृति का होता है, यानी इसका आकार कैसा होगा, जे आकार का होता है। इस प्रकार से ऊपर की ओर कौन सी संरचना आती है, ग्रसिका आ रही है, ये ग्रसिका है, और ग्रसिका आकर के किस में खुलती है, आमाशय में खुलती है। और आमाशय होगा वह इस प्रकार की संरचना के रूप में होता है।
ये हमें ध्यान रखना है। ये आमाशय है, और आमाशय होता है उसमें आप देखेंगे कि आमाशय की संरचना होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक तो गर्सिका, और इधर भाग है कौन सा, ग्रहणी, जो कि किसका भाग है, आंत्र का भाग है, ड्यूडोनम, या ग्रहणी जो किसका भाग है, आंत्र का भाग है, छोटी आंत्र का भाग है। इनके मध्य का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। और आमाशय होता है वह आप ध्यान देंगे तो 3 भागों में विभक्त होता है। आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक भाग होगा जो कि किस और उपस्थित, गर्सिका की ओर उपस्थित होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डियक आमाशय कहा जाता है। क्या कहेंगे, कॉर्डियक आमाशय कहा जाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, जठरागम भाग कहा जाता है, या क्या कहेंगे इसे, जठरागम आमाशय। तो इस प्रकार से कॉर्डियक आमाशय या जठरागम आमाशय कहते हैं। दूसरा भाग होता है वो फंडस भाग होता है। कौन सा भाग होता है, फंडस भाग होता है। और तीसरा भाग होता है वो होता है पाइलोरिक आमाशय। कौन सा भाग होगा, पाइलोरिक आमाशय या पाइलोरिक भाग होता है, या जठरा निर्गम भाग जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे, पाइलोरिक, या जिसे हम क्या कहते हैं, जठरा निर्गम आमाशय कहा जाता है। तो आमाशय होगा उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कॉर्डियक आमाशय, फंडस आमाशय, और उसके बाद में पाइलोरिक आमाशय। इसमें से देखिए कॉर्डियक आमाशय होता है पहला, उसमें आप देखेंगे कि यह आमाशय का जो गर्सिका की ओर स्थित भाग होता है उसे कॉर्डियक आमाशय कहा जाता है, या जठरागम आमाशय कहा जाता है। कॉर्डियक आमाशय होता है उस पर आप ध्यान देंगे तो एक तरफा संकोचक पाया जाता है, और एक तरफा संकोचक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डियक संकोचक कहा जाता है, जो भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य करता है। कॉर्डियक संकोचक, या इस कॉर्डियक संकोचक को ही हम क्या कहते हैं, जठरागम अवरोधनी कहा जाता है। क्या कहेंगे, जठरागम अवरोधनी कहा जाता है। तो इसमें अवरोधनी उपस्थित होती है जो कि भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डियक संकोचक या जठरागम अवरोधनी कहा जाता है। जबकि दूसरा भाग है वो कौन सा है, फंडस है, और आमाशय का 80% भाग होता है वो कौन बनाता है, फंडस के द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार से फंडिक भाग होगा उससे 80% भाग का निर्माण होता है, आमाशय का मुख्य भाग होता है। फिर तीसरा भाग है वो कौन सा है, तो पाइलोरिक या जठरा निर्गम भाग होता है, और ये पाइलोरिक संकोचक के माध्यम से, कौन सा संकोचक हो जाएगा, पाइलोरिक संकोचक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और पाइलोरिक संकोचक होता है उसके माध्यम से, या जिसे हम क्या कहेंगे, जठरा निर्गम अवरोधनी कहते हैं, उसके माध्यम से ग्रहणी में खुलता है। तो इस प्रकार से आमाशय के बारे में ध्यान रखना है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय होता है, ये जे आकृति का होता है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं, कॉर्डियक आमाशय, फंडस, और उसके बाद में पाइलोरिक आमाशय। और इसमें आप देखेंगे कि जो आमाशय का भाग होता है, पहला भाग कॉर्डियक आमाशय, और कॉर्डियक आमाशय होगा उसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार के आमाशय का भाग होगा वो किस और गर्सिका की ओर उपस्थित होता है। और कॉर्डियक संकोचक जो कि एक तरफा संकोचक होते हैं, जिसे हम जठरागम अवरोधनी भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य करता है। आमाशय का मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है, फंडस भाग होता है, और ये मुख्य भाग होगा फंडस, उसमें आप ध्यान देंगे तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, आगे हम देखेंगे। और पाइलोरिक आमाशय जठरा निर्गम आमाशय, जिसके माध्यम से ग्रहणी में खुलता है, और इसमें छिद्र जो संकोचक उपस्थित होगा, स्पिंक्टर उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर कहा जाता है। अब उसके बाद में आमाशय की आंतरिक संरचना देखें, ओती की, और जंतुओं में जो ओती की संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ओतिकी कहा जाता है। जंतुओं के आंतरिक ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ओतिकी में देखेंगे तो इसकी आंतरिक संरचना में 4 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर का स्तर होता है वो कौन सा होगा, सिरोसा। उसके बाद में दूसरा स्तर होता है सिरोसा होगा, यह किससे बना होता है, तो आपको जान रखना है उपकला से बना होता है, और इसमें जो सिरोसा होगा वह संयोजी ऊतकों एवं उपकला से बना हुआ होता है। सिरोसा के बाद में अगला भाग होता है वह ध्यान देंगे तो कौन सा होता है, पेशी स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है, पेशी स्तर होता है। और आमाशय के पेशी स्तर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य या अनुलंब पेशियां भी उपस्थित होती हैं, अनुलंब या अनुदैर्ध्य पेशियां उपस्थित होती हैं। उसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे वर्तुल पेशियां उपस्थित होती हैं, वर्तुल पेशियां। और तीसरे प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं तिर्यक पेशियां। कौन सी पेशियां उपस्थित होगी, तिर्यक पेशियां। तो इन पेशियों से मिलकर के और इसका भाग बनता है वो कौन सा बनता है, पेशी स्तर बनता है, मस्कुलस लेयर बनता है। तीसरा भाग होता है वो कौन सा होता है, सब म्यूकोसा होता है। और सब म्यूकोसा के बाद में चौथा भाग कौन सा होगा, म्यूकोसा होता है। तो म्यूकोसा या जिसे हम क्या कहते हैं, श्लेष्मिका कहा जाता है। तो ये 4 भाग होते हैं, इनकी ओती की आंतरिक संरचना में होते हैं। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है
सब म्यूकोसा के अंदर तो क्या पाई जाएगी, रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो तंत्रिका वाहिनियाँ, तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान देंगे संयोजी ऊतक होते हैं, उनसे बना हुआ होता है। संयोजी ऊतक होते हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। म्यूकोसा स्तर होता है, ये आप ध्यान देंगे तो किससे बना होता है, तो स्तंभाकार उपकला से बना होता है। स्तंभाकार उपकला होती है, सरल स्तंभाकार उपकला और सरल स्तंभाकार उपकला से बना होता है। और इस म्यूकोसा स्तर होता है उसमें आप ध्यान देंगे तो मुख्य रूप से फंडिस भाग के अंदर इस म्यूकोसा स्तर होता है, उसके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। एक आप ध्यान देंगे तो इसमें कोशिकाएं होती हैं जिसे हम जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, जाइमोजन कोशिकाएं या चीफ कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं या इसे पेप्टिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये कोशिकाएं होगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, जाइमोजन कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या चीफ कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं कहा जाता है। और ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाएगा, पेप्सिनोजन का एवं प्रोरेनिन का स्त्रावण किया जाता है। पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्त्रावण किया जाता है। पेप्सिनोजन होगा वो प्रोटीन पेप्सिन में बदलता है और उसके बाद में ये प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोरेनिन होगा ये आप ध्यान देंगे दूध के अंदर उपस्थित कैसीन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। तो ये पहले प्रकार की कोशिकाएं होगी, चीफ कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं। दूसरी आप ध्यान देंगे तो इसमें कोशिकाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भित्तीय कोशिकाएं कहते हैं या पैराइटल सेल्स कहते हैं। भित्तीय कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाओं हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहेंगे, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स या भित्तीय कोशिकाएं कहा जाता है। और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा HCl का स्त्रावण किया जाता है। ये किसका स्त्रावण करेगी, HCl का। एवं साथ में आप ध्यान देंगे तो आपको देखता है नेज कारक या इंसेंट्रिक फैक्टर का स्त्रावण किया जाता है। नेज कारक का स्त्रावण किया जाता है और साथ में किसका स्त्रावण किया जाएगा, HCl का स्त्रावण होता है। वह किनके माध्यम से किया जाता है, तो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, पैराइटल कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं जिसे कहते हैं। और इन कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा, HCl एवं नेज कारक का। HCl होता है भोजन के माध्यम को कैसा बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना अम्लीय बनाता है। जबकि नेज कारक होता है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, इस विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन उपयोगी होता है, नेज कारक या इंसेंट्रिक फैक्टर उपयोगी होता है। HCl होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाया और भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जिन्हें हम कहेंगे अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। क्या कहेंगे, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। और ये अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा वाहिका संकोचक सीरोटोनिन का स्त्रावण किया जाता है। इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा, वाहिका वाहिनियां होती हैं उनको संकोचन करने का कार्य करता है। वाहिका संकोचक जिसे हम क्या कहते हैं, सीरोटोनिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से सीरोटोनिन का स्त्रावण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो अर्जेंटाफिन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जी कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। अब उसके बाद में चौथे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि पाइलोरिक क्षेत्र में मुख्य रूप से उपस्थित होती है। और इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको देखना श्लेष्म कोशिकाएं। क्या कहेंगे, श्लेष्म कोशिकाएं कहा जाता है या श्लेष्मिक कोशिकाएं कहा जाता है, श्लेष्म कोशिकाएं। और श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा, श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। और ये श्लेष्मा होता है वह अमाशय के स्वपाचन से बचाता है। अमाशय के अंदर HCl होता है, HCl के कारण से अमाशय खुद की भित्ति विघटित हो जाए उससे बचाने का कार्य करता है, यानी अमाशय को स्वपाचन से बचाता है। अमाशय को स्वपाचन से बचाता है, यानी HCl से अमाशय की भित्ति को होने वाले नुकसान से स्वपाचन से बचाता है। HCl से होने वाली अमाशय भित्ति को नुकसान को कम करने का कार्य करता है या नुकसान को बचाता है, नुकसान से रक्षा करने का कार्य करता है। वो कौन सा करता है, श्लेष्मिक कोशिकाएं करती हैं। तो ये भाग था, वो कौन सा भाग था, आमाशय के बारे में। तो आप देखेंगे आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आमाशय कहा जाता है। आमाशय होता है ये जे आकृति का होता है। और आमाशय में 3 भाग होते हैं, कॉर्डियक आमाशय, फंडस और तीसरा पाइलोरिक आमाशय। इसमें से पहला अध्ययन कॉर्डियक आमाशय, आमाशय का ग्रसिका की ओर स्थित भाग होता है। और ये कॉर्डियक संकोचक या जठरागम अवरोधनी के
द्वारा ग्रसिका के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये अवरोधनी होती है जिसके माध्यम से भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद फंडस, और ये 80% भाग का निर्माण करता है। फिर उसके बाद में पाइलोरिक या जठरा निर्गम आमाशय, ये आमाशय का आप ध्यान देंगे तो ग्रहणी की ओर स्थित भाग होता है और इसके द्वारा भी आप ध्यान देंगे कौन सा संकोचक इसके शीर्ष पर, पाइलोरिक संकोचक या जिसे हम जठरा निर्गम आमाशय कहेंगे उस भाग, जो जठरा निर्गम संकोचक या अवरोधनी होती है जिसके माध्यम से भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। फिर ओतिकी के बारे में ध्यान देना है तो 4 स्तर होते हैं। सिरोसा, ये बाहर का तंतु में संयोजी से बना हुआ होता है। पेशी स्तर अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिर्यक पेशियों से बना हुआ होता है। म्यूकोसा, इसमें रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और संयोजी उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा होगा रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और संयोजी से बना होता है। म्यूकोसा होगा स्तंभाकार उपप्लास्ट से बना होता है जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित, जाइमोजन कोशिकाएं या चीफ कोशिकाएं या पेक्टिक कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं जिनके द्वारा पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्त्राव किया जाता है। वित्तीय कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जिनके द्वारा एचसीएल एवं नेज कारक का स्त्राव किया जाता है। और अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो कि वाहिका संकोचक सेरोटोनिन का स्त्राव करती हैं। श्लेष्म कोशिकाएं और या म्यूकस कोशिकाएं, इनके द्वारा श्लेष्म का स्त्राव किया जाता है जो अमाशय को स्वपाचन से बचाता है, इन अमाशय को अत्यधिक अम्लीयता से रक्षा करने का कार्य करता है। तो ये था किसके बारे में, अमाशय के बारे में। नेक्स्ट अगले वीडियो हम देखेंगे आंत्र के बारे में।